हेलो फ्रेंड, पीआर नोवेल सीरीज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा लव स्टोरी, हार्ट स्टॉपिंग ड्रामा, रोमांस, थ्रिलिंग फैंटेसी, रिवेंज स्टोरीज। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। कीजिए। काकी की डांट सुनने के बाद आर्या का मुंह बन चुका था, पर फिर वो अपना मुंह बनाए हुए ही चुपचाप जाकर खामोशी से अपने पैरों को मोड़कर सोफे पर बैठ जाती है। आर्या को इस तरह से मुंह बनाकर सोफे पर बैठा हुआ देखकर काकी के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है, पर काकी गहरी सांसें लेती है। उसके बाद वह बिना कुछ कहे ही अपने कमरे की तरह बढ़ जाती है। वहीं आर्या आप अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसकी दिल की धड़कनें बधी हुई थी। उसे डर था कि कहीं ब्रेकफास्ट तैयार होने से पहले ही आरिश अपने कदम इस घर में ना रख दे। इधर काकी फ्रेश होकर रूम से बाहर आती हैं और वह सीधा किचन में आती है। किचन में आने के बाद काकी आरिश के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने में लग जाती है। इधर आर्या अभी भी अपनी डरी हुई नजरों से दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। थोड़ी देर बाद काफी किचन से बाहर आती है और आर्या के कंधे पर हाथ रखती है। आर्या, जिसकी हालत डर से पहले ही खराब थी, अचानक से काकी के हाथों को अपने कंधे पर महसूस करते ही आर्या है उछल पड़ती है। वही काकी आर्या को इस तरह से डरा हुआ देखकर गहरी सांस लेती है और वह आर्या के चेहरे को अपने हाथों में थमते हुए उसकी आंखों की तरफ देखते हुए बोली, आप इतना डर क्यों रही है? हमने कहा ना आरिश बाबा आज ब्रेकफास्ट में नहीं आएंगे, और अगर आ भी गए तो ब्रेकफास्ट तैयार है। आपको इतनी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आर्या अब भी अपनी डरी नजरों से काकी को ही देख रही थी। काकी की यह बात सुनकर कि ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है, आर्या अब चैन की सांसें लेती है। जिसके पास काकी भी आर्या के साथ वही हॉल में बैठकर आरिश के आने का इंतजार करने लगती है। सुबह के 10 बजे बज जाते हैं, पर आरिश लौटकर घर नहीं आता है। अब आर्या और काकी दोनों ही समझ गए थे कि आरिश नहीं आने वाला है। काकी अब किचन में जाकर आर्या के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। उसके बाद वह वही आर्या के पास सोफे पर बैठकर आर्या को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराने लगती है। आर्या भी खामोशी से ब्रेकफास्ट करती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद काकी आर्या को लेकर गार्डन में चली आती है। आर्या बहुत कम ही गार्डन में आया करती थी, और वह तभी गार्डन में आया करती थी जब उसकी तबीयत पूरी तरह से खराब होती थी और आरिश इस पैलेस में नहीं होता था, वरना आरिश के मौजूदगी में आर्या को पैलेस से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं थी। आर्या खामोशी से गार्डन में बैठे हुई थी और वह गार्डन में लगे झूले पर झूला झूलते हुए एक तक गार्डन में खेल रहे उन खरगोश के बच्चों की तरफ देख रही थी, जो कि इधर उधर भागते हुए आपस में खेल रहे थे। उन सब की तरफ देखते हुए आर्या के चेहरे पर एक स्माइल थी, पर साथ ही उसके चेहरे पर एक उदासी भी थी, जिसे देखकर ही कोई भी पहचान सकता था। आज 1 महीने होने को आए थे, पर आरिश अब तक घर लौट कर नहीं आया था। जिस रात आरिश उस कमरे से निकला था, उसके बाद से आरिश ने आज तक इस पैलेस में कदम नहीं रखा था। आरिश कहाँ है, कब तक आएगा, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। आरिश, जो कि हमेशा काकी को इस बारे में बात कर जाया करता था, वह इस बार काकी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है, और ना ही उन्होंने उसने जाने से पहले एक बार भी कॉल किया था। इस बीच आर्या ने काफी बार के जानने की कोशिश की थी कि आरिश कहाँ है और वह कब तक आएगा, पर जब जब वह उसे कॉल करती थी, हमेशा आरिश का फोन बंद ही आता था, जिस वजह से अब आर्या काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। भले ही आर्या इस चीज को किसी को दिखा नहीं रही थी, पर कहीं ना कहीं उसके जो जज्बात आरिश के लिए थे वह खत्म नहीं हो रही थी। इतने दर्द और इतनी तकलीफों के बाद भी आर्या को हमेशा आरिश की फिक्र लगी रहती थी। आर्या अभी खामोशी से उन खरगोश के बच्चों की तरफ देख ही रही थी कि तभी विला के अंदर से काकी अपने हाथों में लिए एक प्लेट को गार्डन की तरफ ही आती है। काकी गार्डन में पहुंचकर अपनी नजर गार्डन में दौड़ाती है तो उन्हें आर्या झूले पर बैठी हुई दिख जाती हैं। आर्या को झूले पर बैठा हुआ देखकर काफी अपने कदम झूले की तरफ बढ़ा देती है और आर्या के पास पहुंचकर काकी आर्या के बगल में बैठती हैं। उसके बाद आर्या के सिर पर हाथ फेरती है, जिससे आर्या तुरंत ही काकी तरह प्लेट का देखने लगती है, तो काफी अपने साथ लाई है उसे प्लेट को आर्या की तरह बढ़ा देती हैं। आर्या भी मुस्कुराते हुए उसे प्लेट को ले लेती है। काकी अब आर्या के नजरों का पीछा करती हैं, तो आर्या को खरगोश के बच्चों की तरफ देखा हुआ देखकर वह हल्के से मुस्कुरा देती है। अभी काकी उन खरगोश के बच्चों की तरफ देख रही थी कि जो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर मस्ती कर रहे थे। काकी के आर्या को फ्रूट्स की प्लेट देने के बाद आर्या फ्रूट खाने लगती है। वही काकी आर्या को खाता हुआ देकर आर्या की तरफ बहुत ही गौर से देख रही थी। आर्या के चेहरे पर एक उदासी उन्हें नजर आ रही थी। साथ ही 1 महीना में आर्या काफी हद तक ठीक हो चुकी थी और अब उसे चलने में भी दिक्कत नहीं होती, तो वह आराम से कंफर्टेबल होकर चल लेती थी और वह सीढ़ियों से भी ऊपर नीचे कर लिया करती थी। पर एक चीज थी जो कि काकी को थोड़ा परेशानी में डाल रही थी, वह था आर्या का इतनी तेजी से वेट गेन करना। इन 1 महीना में आर्या ने काफी वेट गेन कर लिया था, जो कि नॉर्मली इतना कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। और काकी इस बारे में सोच भी रही थी, पर वह इस बारे में आर्या से कुछ भी नहीं कह रही थी, क्योंकि वह आर्या को इस बारे में कहकर उसे परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। अगर सब कुछ नॉर्मल है और आर्या इतनी तेजी से वेट गेन कर रही है तो ये काकी के लिए खुशी की बात है, पर वही अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आर्या इतनी जल्दी जल्दी वेट गेन कर रही है तो फिर यह चीज काकी को काफी ज्यादा परेशान करने वाली थी। अभी काकी आर्या की तरफ देख ही रही थी कि तभी आर्या की आवाज से उनके कानों में आती है, जो कह रही थी, ये रैबिट के बच्चे कितने क्यूट है माँ।
काकी आर्या के इस बात को सुनकर मुस्कुराते हुए आर्या की तरफ देखती हैं। उनके बाद वह झूले से उठते हुए आर्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपके पास इससे भी ज्यादा क्यूट बच्चे होंगे मेरी बच्ची। चलो अब जल्दी से यह फ्रूट खत्म करके अंदर आ जाना। काकी की इस बात को सुनकर आर्या, जो अब तक काकी को देख रही थी, वह तुरंत ही अपने सर को नीचे करके प्लेट में देखने लगती है। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी जो काकी भी देख रही थी। काकी मुस्कुराते हुए अपने कदम आप पैलेस के अंदर बढ़ा देती है। वही आर्या काकी के जाने के बाद भी फ्रूट खाते हुए उन रैबिट के बच्चों की तरफ ही देखने लगती है। इधर कहाँ की पैलेस के अंदर आते ही और बस किधर किचन में चली जाती हैं लंच रेडी करने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद लंच का टाइम होने वाला था। और इन दिनों से वह आर्या को कोई भी काम करने नहीं दे रही थी। सारा काम वो अकेले ही करती थी। काकी अभी लंच की तैयारी कर ही रही थी कि तभी लिविंग हॉल का टेलीफोन रिंग करने लगता है। और उसे टेलीफोन का रिंग की आवाज़ सुनते ही काकी की धड़कनें एकदम से थम सी जाती है। काकी अब अपनी बढ़ी हुई धड़कनों के साथ किचन से बाहर आती हैं और वह तुरंत लिविंग हॉल में पहुंचती हैं, जहां पर अभी लगातार फोन रिंग किया ही जा रहा था। काकी अब अपने कांपते हाथों से फोन रिसीव कर लेती है, पर जैसे ही सामने वाले की वह आवाज़ सुनती हैं, उनके चेहरे से घबराहट एकदम से हवा हो जाती है और उनके चेहरे पर छोटे से स्माइल आ जाती हैं। वहीं सामने वाले की आवाज़ थोड़ी देर तक शांति से सुनने के बाद काकी हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, आर्या बच्ची बिल्कुल ठीक है बड़ी मालकिन, आपको उनकी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। काकी की बात सुनकर सामने से हंसने की आवाज़ आती है। फिर वो कुछ सवाल पूछती है, जिनके बाद काकी के चेहरे की वो स्माइल एकदम से गायब हो जाती है और थोड़ी देर तक खामोश रहने के बाद काफ़ी धीरे से बोली, आरुष बाबा उस दिन के बाद से घर नहीं आए बड़ी मालकिन। हम नहीं जानते हैं कि आरुष बाबा इस समय कहाँ होंगे, क्योंकि इस बार उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया है और ना ही उनका फ़ोन लग रहा है। इसलिए जब तक वह खुद ना चाहे हमें उनके बारे में कभी पता नहीं चलेगा। काकी की इस बात को सुनने के बाद सामने से कुछ देर खामोशी छाई रहती है। उसके बाद उधर से कुछ कहने की आवाज़ आती है और उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही काकी के चेहरे पर एक उदासी छा जाती है और वह खुद से ही बोली, आप नहीं जानते हैं बड़ी मालकिन कि आप किसी गलतफहमी में जी रही हैं। जिस दिन आपको सच का पता चलेगा उस दिन शायद आपको खुद पर ही गुस्सा आए। जिस बच्चे को आप अपनी बेटी की तरह मानती हैं, उस बेटी के जिंदगी के इन 3 सालों के सच को जानने के बाद आपको खुद से नफरत हो जाएंगी। जिस बेटे को आप अपने जान से ज़्यादा चाहती है, शायद इस सच को जानने के बाद आप अपने बेटे को कभी अपना बेटा ना मान पाए। इन 3 सालों की सच्चाई से आप कल भी अनजान थी और आज भी अनजान है, पर जिस दिन ये सच्चाई आपके सामने आएगी, जिस तरह से हमारी बच्ची बिखरी थी उसी तरह से आप भी बिखर जाएंगी, क्योंकि आपकी आंखों में जो सच्चाई और जो उम्मीदें हमने देखी थी वह उम्मीद कब की टूट चुकी है और यह सच्चाई शायद आप कभी अपना भी ना पाए। हम तो भगवान से यही मांगते हैं कि आपको इस सच का कभी पता ना चले, क्योंकि जिस दिन आप इस सच से रूबरू हो गई उस दिन आपको अपने परवरिश पर सवाल नजर आने लगेंगे। हम जानते हैं कि आप कितने ज़्यादा नाजुक दिल के हैं और आपके यही जज्बात आपके अंदर तक तोड़ देंगे। और आप जो यहाँ आने की जिद लगाए बैठे हैं, जिस तरह से आप अभी यहाँ आने के लिए समय नहीं निकल पा रहे हैं, आप इस तरह से आप कभी भी यहाँ आने के लिए समय ना निकल पाए। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बच्ची को एक माँ का प्यार ना मिले, पर हम यह नहीं चाहते हैं कि हमारी बच्ची को वह झूठी खुशियाँ मिले जो आपके जाने के बाद ही दर्द में बदल जाता है। हमारी बच्ची इस दर्द के साथ जीना सीख चुकी है और उसे झूठी खुशियाँ देकर झूठी उम्मीद देना, ये हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। काकी खुद से ही बातें करते हुए किचन में आ जाती हैं और वह अपने कामों में लग जाती हैं। अभी अभी जिनका कॉल आया था यह कोई और नहीं बल्कि आरिश की माँ का कॉल था, जो कि इस समय इंडिया से बाहर थी और वह हमेशा ही कॉल करके आर्या के बारे में ही पूछा करती थी और हर बार कई को झूठ कहना पड़ता था कि आर्या बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पर, क्योंकि सच्चाई जो थी वह तो ना काकी बता सकती थी और ना ही आरिश की माँ इस सच्चाई को सुन सकती थी। काकी जब तक लंच बना रही थी, आर्या भी गार्डन से आ चुकी थी और वह किचन में ही काउंटर पर बैठी हुई थी और काकी को काम करते हुए देख रही थी, साथ ही काकी से बातें भी कर रही थी। आर्या ने काफी बार काकी से कहा भी था कि वह उनकी मदद कर देगी, पर काफी हर बार डांटे हुए उसे यह करके चुप कर देती थी कि जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो उसके बाद सारा काम उसे ही करना है और काकी आराम से बाहर बैठकर खाने का इंतजार किया करेगी। जिसे सुनने के बाद आर्या भी मुस्कुराते हुए वहीं बैठी रहती है, वह बाहर नहीं जा रही थी। काकी ने काफी बार आर्या को कहा भी कि जब तक खाना बन रहा है वो हॉल में उनका इंतजार करें, पर आर्या हर बार मना कर देती थी और फिर उसके बाद काकी भी कुछ नहीं कहती है। थोड़ी देर में काकी के लंच बनाकर तैयार कर देती हैं। काकी के लंच तैयार करने के बाद अपने हाथों को जाकर वॉश बेसिन में अच्छे से धोने लगती है, क्योंकि उन्होंने लंच बनाने के दौरान काफ़ी सारे चिल्ली को अपने हाथों से काटा भी था और उन्होंने उसे ग्राइंड करने के बाद उन्हें हाथ से निकला था, जिसकी वजह से काकी बिना हाथ धोए आर्या को टच नहीं करना चाहती थी। काकी जानती थी आर्या के स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और आर्या को मिर्ची की जलन काफ़ी ज़्यादा होती है और यह एक बार उन्होंने आरिश के हैवानियत के दौरान ही देख लिया था कि आर्या को मिर्ची से कितने ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वही आर्या भी कई को बार बार हाथों को धोते हुए देख रही थी। उसे समझ में आ रहा था कि काकी बार बार अपने हाथों को क्यों साफ कर रही हैं। आखिर इसके पीछे का रीजन अच्छी तरह से जानती थी
जिसे याद करके एक पल को तो आर्या की पूरी बॉडी कांप जाती है, पर फिर वो खुद को नॉर्मल कर लेती है। काकी अपने हाथों को धोती है, उसके बाद आर्या के पास आकर आर्या के ऊपर काउंटर से उतरने में मदद करती है और उसे लेकर बाहर लिविंग हॉल में चली आती है। काकी आर्या को वहीं लिविंग हॉल में बैठाती है। उसके बाद वो टीवी ऑन करके आर्या के सर को सहलाते हुए बोली, अब आप शांति से यही बैठे, हम आपके लिए लंच लेकर आते हैं और इधर उधर कहीं जाएगा मत। काकी अपनी बात कहकर अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा देती है, क्योंकि हमेशा ही जब भी काकी उसे हॉल में छोड़कर जाया करती थी आर्या इधर उधर चली जाया करती थी और काकी को उसे प्लेट को अपने हाथ में लिए हुए ही आर्या को ढूंढना पड़ता था। आर्या जो कि पहले बातें तक नहीं करती थी, उसकी हरकतें अब काफी ज्यादा बचकानी हो गई थी। बात बात पर उसका रूठना, गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ा जाना, काकी समझ ही नहीं पा रही थी कि आर्या के मूड इतनी जल्दी जल्दी क्यों बदल रहे हैं। और वो कुछ भी खाने को भी तैयार नहीं होती थी, हमेशा कुछ ऑयली खाना ही खाने को मांगती थी, जो कि काकी आर्या को नहीं देती थी। आर्या की जो हालात थी, उस हालत में उसका ऑयली खाना खाना उसके सेहत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था, और ऑयली खाना खाने के बाद उसे जो उल्टियां होती थी वह अलग। आर्या कभी भी ऑयली खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी। अभी आर्या हाल में बैठे हुए ही थी कि तभी डार्क पैलेस के में दरवाजे से किसी के अंदर आते हुए कदमों के आहट आने की आवाज आर्या के कानों में पड़ती है। इस आवाज को सुनते ही जैसे आर्या एक पल को जम सी जाती है और वह तुरंत ही अपने सर को घुमाकर पीछे की तरफ देखती है, तो आर्या चेहरे पर एक हैरानी, दर्द, सुकून, बेचैनी सब भाव एक साथ नजर आने लगते हैं, क्योंकि दरवाजे से आरिश अंदर आ रहा था। आज 1 महीने बाद आर्या आरिश को देख रही थी, पर आर्या की आंखें हैरानी से तब और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है जब आर्या आरिश के हाथों में किसी लड़की का हाथ देखती है। आरिश को देखकर एक पल को तो आर्या भागकर उसके पास जाना चाहती थी, उस सवाल करना चाहती थी कि आखिर वो इतने दिनों तक था कहाँ। पर जैसे ही आर्या आरिश के पकड़े उन हाथों में किसी और का हाथ देखती है, वो अपनी जगह से खड़ी तक नहीं हो पाती है, क्योंकि आर्या जानती थी कि यह लड़की कौन है और आरिश के जिंदगी में इसके क्या अहमियत थी। पर अब आज इतने सालों बाद इस लड़की को आरिश के साथ देखकर आर्या के दिल में एक डर सा बैठ जाता है। आर्या सोफे की मदद से ही सोफे को पकड़े हुए ही सोफे से खड़ी होने की कोशिश करती है, पर उसे लड़की की तरफ देखते हुए तो जैसे आर्या के सारी जान ही निकल गई थी। उसका दिल डर की वजह से तेजी से धड़के जा रहा था और वह अपने आंखों में भी बेशुमार दर्द और घबराहट लिए उनकी तरफ ही देख रही थी। इधर काकी भी अब तक किचन से आ चुकी थी, उनके हाथों में आर्या के लिए लंच की प्लेट थी और वह उन्हें लेकर हॉल में ही आ रही थी। पर जैसे ही दरवाजे की तरफ उनकी नजर जाती है, उन्हें भी जैसे झटका लगता है। आरिश को आज 1 महीना बाद देखकर काकी तुरंत ही डरते हुए आर्या की तरफ देखती है, पर आर्या के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते ही काकी दोबारा से आरिश की तरफ देखती है। तभी वह ध्यान देती है कि आरिश अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की भी मौजूद थी, जो कि उसके हाथों को पकड़े पैलेस के अंदर आ रही थी। काकी बारिश की तरफ देखते हुए अपने कदम आर्या से कुछ दूरी पर ही रोक लेती है। उसके हाथों में अब भी प्लेट थी और वह भी हैरानी से आरिश की तरफ देख रही थी। वहीं आरिश उस लड़की को लिए अंदर आता है। उसके बाद वह एक नज़र आर्या की तरफ देखता है, फिर अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए उस लड़की को कमर से पकड़ उसे अपने और भी करीब करते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, बेबी तुम मेरे कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आता हूँ। आरिश का इतना कहना था कि वह लड़की मुस्कुराते हुए तुरंत ही आरिश के कमरे की तरह बढ़ जाती है। वही आर्या अब अपने आंसू भरी आंखों से आरिश को उसे लड़की को अपने कमरे की तरफ भेजता हुआ देख रही थी। आर्या की आंखें बेहद लाल हो चुकी थी और वह अपने आंसुओं को अपने आंखों में ही रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उसके आप आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वह बहते हुए उसके गालों से अपना रास्ता बनाते हुए निकल रहे थे। उस लड़की के जाने के बाद आरिश अपनी नजरें काकी की तरफ करता है। उसके बाद वह बहुत ही शांत आवाज में काकी की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है, क्या लंच रेडी है? अगर रेडी है तो 2 प्लेट मेरे कमरे में ही भिजवा दीजिएगा। आरिश के इस बात से काकी जो एक टक अविश्वास से आरिश को ही खोए हुए अंदाज में देखे जा रही थी। आरिश की आवाज से जैसे काकी होश में आती हैं और फिर वह तुरंत ही अपने सर को हाँ में हिलाती हैं। तो आरिश फिर आर्या की तरफ एक नजर देखकर चेहरे पर डेविल स्माइल लिए अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। वहीं आर्या आरिश को कमरे की तरफ जाता हुआ देखकर लगभग भागते हुए उसकी तरफ जाते हुए आरिश को आवाज देते हुए बोली, आरिश रुकिए। आर्या के आवाज देते ही आरिश के बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं और वही उसके चेहरे पर इस समय काफी खतरनाक मुस्कुराहट थी। वह जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। वह बिना पालते ही अपने पॉकेट में अपने दोनों हाथों को डालें अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वही आर्या भागकर आती हैं और आरिश के सामने खड़ी होते हुए अपने आंसू भरी आंखों से आरिश की तरह देखते हुए बोली, आप उन्हें यहाँ लेकर क्यों आए हैं और वह आपके साथ क्या कर रही है? आर्या के इन सवालों को सुनने के बाद आरिश अपनी नजरें उठाकर आर्या की तरफ देखता है। वही आर्या आपने तेजी से धड़कते दिल के साथ आरिश की तरफ देखते हुए उससे जवाब की उम्मीद लगा रही थी, पर आरिश जवाब देने की जगह आर्या को उसकी कमर से पकड़ झटके से उसे खुद के करीब खींचता है और वह आर्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम मुझसे सवाल कर सकती हो? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे इन पर फिजूल के सवालों का जवाब दूंगा? उद्धरण चिन्ह।
आरिश के ऐसा कहते हैं आर्या अपनी आंसू भरी आंखों से आरिश की तरफ देखते हुए अपने कांपते होठों के साथ बोली, बीवी हूं मैं आपके आरिश, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। सिर्फ बेड पर आरिश सिर्फ 3 शब्दों में आर्या के सवालों का जवाब देता है। आर्या को आरिश से ऐसे जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आरिश के ऐसे जवाब को सुनकर आर्या के कदम एकदम से डगमगा जाते हैं, पर फिर वो तुरंत ही खुद को संभाल लेती हैं। वही आरिश ने भी उसे कमर से थाम रखा था, जिसकी वजह से आर्या संभल जाती है। आयुष अब अपने दूसरे थर को अपने पॉकेट से निकलते हुए आर्या के और करीब जाकर उसके चेहरे को काफी मजबूती से अपने हाथों में पकड़ते हुए उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, उसे यहाँ पर देखकर और उसे मेरे कमरे में ज्यादा हुआ देखकर इतना तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि कल तक जो औधा तुम्हारा था वो औधा अब किसी और का है। बहुत शौक था ना तुम्हें मुझे खुद से दूर करने का, तो आप इस घर में रहकर अपनी आंखों के सामने अपने पति को किसी और के साथ एक बिस्तर पर देखो। इतना बोलकर आरिश आर्य को खुद से दूर झटक देता है और अपने कदम अपने कमरे की तरह बढ़ा देता है। वही आर्या तो जैसे आरिश के जवाब को सुनकर एकदम से सन्न रह गई थी। क्या मतलब था आरिश का कि उसने अपना औधा खो दिया, और आरिश ऐसा कैसे कर सकता है उसके साथ। उसके होते हुए आरिश एक ही घर में दूसरी औरत को उसकी जगह पर लेकर आया है, और वह भी उसे अपने कमरे में लेकर जा रहा है। आर्या तुरंत ही जैसे होश में आती हैं और वह सीढ़ियों ऊपर जा रहे हैं। आरिश की तरफ देखते हुए लगभग चिल्लाते हुए बोली, आरिश आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपने जो चाहा, जैसे चाहा, जब मर्जी हुई, हमने आपको वह सब करने दिया। हमने कभी आपसे शिकायत नहीं की, आपने क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ, फिर भी हम खामोश रहे। पर आप हमें हमारी खामोशी इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते हैं। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं आरिश। आपने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, फिर भी हम खामोश रहे। अब तो कम से कम हमसे हमारा सिंदूर तो मत छीनिए। आप चाहे तो हमारी जान ले लीजिए, पर हमसे हमारा गुरूर तो मत छीनिए आरिश। आर्या रोती चिकती रह जाती हैं, पर आरिश पलटकर आर्या की तरफ एक बार भी नहीं देखता और वह सीधा अपने कमरे में चला जाता है। वही काकी आर्या की तरफ अपनी नम आंखों से देख रही थी। पता नहीं और कितने जिल्लत और दर्द इस लड़की की किस्मत में थे। आरिश अपने कमरे में जा चुका था। वही आर्या अभी रोते हुए आरिश उसके कमरे की तरफ ही देख रही थी, जिसका दरवाजा बंद हो चुका था। आर्या आरिश को कमरे का दरवाजा बंद करता देख धम से नीचे फर्श पर गिर पड़ती है। आर्या के इस हालत में देखते हुए काकी तुरंत ही दौड़ते हुए आर्या के पास आती हैं और उसे उठाने की कोशिश करने लगती है, पर शायद आर्या बेहोश हो चुकी थी। आर्या अपनी आंखें खोलने को तैयार नहीं हो रही थी। काकी आर्या को इस तरह से देखते हुए काफी ज्यादा घबरा गई थी। उनकी आंखों में पहले से ही आंसू भरे हुए थे, जो अब बहते हुए बाहर आने लगे थे। काकी आर्या के गालों को थपथपाते हुए उसे आवाज लगाकर उठाने की कोशिश करने लगती है, पर आर्या कोई रिस्पांस नहीं देती है। काकी घबराते हुए वहीं कॉफी टेबल पर रख वाटर बोतल को उठाती है और उसे पानी निकालकर अपने हाथों में लेती है, और पानी की छींटें आर्या के चेहरे पर मरती है, जिससे आर्या धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है और वह होश में आने लगती है। पर जैसे ही आर्या की आंखें खोलता है, अपने सामने काकी को देखते ही आर्या उनसे लिपट कर जोर जोर से रोना शुरू कर देती हैं। आर्या रोते हुए ही काकी को काफी मजबूती से पकड़ते हुए उनसे सवाल करने लगती है, वह हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वह हमारी जगह अपनी जिंदगी में किसी और को कैसे दे सकते हैं। हमने उन्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका, फिर भी वो अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल कैसे कर सकते हैं। क्या अब हमारी जरूरत भी उनकी जिंदगी में खत्म हो चुकी है। कैसे हम सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखेंगे। कैसे हम अपनी जगह किसी और को लेने दे। कैसे हम अपनी जगह पर किसी और का होता हुआ देखें। कैसे हम अपने ही पति को किसी और के बाहों में बर्दाश्त करेंगे। हमारे साथ ही यह सब क्यों हो रहा है। हमने क्या बिगाड़ा है उनका। क्या इतनी दर्द और इतनी तकलीफें काफी नहीं थी, जो अब वो हमें इस हद तक तोड़ने को तैयार हो गए हैं। हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, पर हम अपनी जगह किसी दूसरी औरत को कैसे बर्दाश्त करें माँ। हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे माँ। उन्होंने हमें जीते जी मार दिया है। आज उन्होंने हमसे हमारा वजूद छीन लिया, हमसे हमारा गुरूर छीन लिया, हमसे हमारी अमानत छीन ली। उन्होंने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया माँ, और आज तक जो एक सुहाग था वह भी उन्होंने किसी और की दामन में डाल दिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, ना अपने लिए और ना ही किसी और के लिए। हम उन्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इतना रोने की वजह से आर्या की सांसें फूलने लगी थी, फिर भी उसका रोना कम नहीं हो रहा था, और ना ही आज काकी उसे रोने से पाने की हिम्मत जुटा पा रही थी। आखिर किस बात की उम्मीद देती आज आरिश के एक फैसले में सारे उम्मीद तोड़ दी थी। काकी आर्या को आज संभालने में असमर्थ थी। उनकी धड़कनें पहले ही आरिश के इस फैसले की वजह से काफी तेजी से धड़क रहा था, और आर्या को इस तरह बिखरता देखकर तो वो खुद के आंसुओं को भी आज रोक नहीं पा रही थी। वही कहते कहते हुए आर्या रोते हुए काकी को भी खुद से दूर कर देती हैं, और अपनी जगह से उठकर वो भागते हुए सीधा अपने कमरे की तरह बढ़ जाती है। पर आर्या अभी भाग ही रही थी कि अचानक से उसका सर घूमता है और वह लड़खड़ाते कदमों के साथ फर्श पर गिर पड़ती है। काकी जो आर्या के पीछे ही उसे रोकने के लिए आ रही थी, वो आर्या को गिरता हुआ देखकर एकदम से चौंक जाती है, और वह भागते हुए आर्या के पास जाती हैं, पर वह आर्या तक पहुंच पाती उससे पहले ही आर्या फर्श पर गिर चुकी थी।
काकी आर्या के पास बैठकर घबराए हुए उसकी तरफ देखकर उसके लाल हुए चेहरे को अपने हथेलियां में भरकर उसके चेहरे को थपथपाते हुए उसे जगाने लगती है। पर इस बार आर्या का को कोई रिस्पांस नहीं था। काकी आर्या को फिर से बेहोश हुआ देखकर तुरंत ही वहां से खड़ी होती है और आर्या को अब वहीं पर छोड़कर कॉफी टेबल के ऊपर से पानी की बोतल को उठाती हैं और उसे लेकर आर्या के पास आ जाती हैं और वह आर्या के चेहरे पर पानी की छींटे मारती हैं। पर आर्या कोई रिस्पांस नहीं देती है। आर्या को होश में ना आता हुआ देखकर अब काकी और भी ज्यादा घबरा गई थी। काकी अपनी घबराए हुए नजरों से इधर उधर देखती है पर उसे कोई भी नजर नहीं आता है, क्योंकि उसकी और आर्या के अलावा इस घर में कोई था ही नहीं और जो था वो आने वाला ही नहीं था। आरिश कभी भी आर्या की मदद नहीं करने वाला था, ये बात काकी अच्छी तरह से जानती थी। और जिस हालत में अभी आर्या थी और आज जिस तरह से इस घर में किसी और को आर्या की जगह लेकर आया था, उसके बाद से तो काफी खुद भी आरिश की मदद नहीं लेना चाहती थी। काकी खुद ही आर्या को काफी मुश्किलों के बाद उठाती है और उसे लेकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। काकी आर्या को कमरे में लाकर बेड पर लेटाती हैं और भागते हुए कमरे से बाहर आती हैं। वह आरिश को इस बारे में बताना चाहती थी, पर जैसे ही वह अपने नजर उठाकर आरिश के कमरे की तरफ देखती हैं, आरिश के कमरे के बंद दरवाजे को देखते हुए उनकी हिम्मत ही नहीं होती है कि वह आरिश के कमरे के पास जाए। उनका दिल इस बात के इजाजत नहीं दे रहा था कि वह आरिश को आर्या के इस हालात के बारे में बताएं। उनका दिल आरिश के शक्ल देखने तक की उन्हें इजाजत नहीं दे रहा था। उन्हें खुद से नफरत हो रही थी कि वह किसके लिए काम कर रही हैं। आखिर कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। काकी अब आरिश के कमरे की तरफ ना जाकर वह हॉल के टेलीफोन को लेती है और उसे किसी को कॉल करती हैं। थोड़ी देर बाद है पैलेस के दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। उसकी हाइट 55 के आसपास की रही होगी। उसका छोटा सा घोड़ा चेहरा दिखाने में काफी ज्यादा खूबसूरत था। उसकी छोटी सी नाक, छोटे से होठ और उसका वह गोल मटोल चेहरा। उसके लंबे बाल इस समय चोटी में बंधे हुए थे और उसने इस समय स्काई कलर के कुर्ती प्लाजो को कैरी किया हुआ था, पर उसके ऊपर है उसने एक व्हाइट कलर के कोट को भी कैरी किया हुआ था। साथ ही उसके हाथ में एक सूटकेस भी था, जिसे देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि वह लड़की डॉक्टर के प्रोफेशन में है। उसकी तरफ देखते हुए काफी तुरंत ही अपने कदम उसकी तरह बढ़ा देती हैं और उसे लेकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए अपने घबराहट भरी आवाज में बोली, स्नेहा बिटिया, आर्या बिटिया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। तुम एक बार उसे देख लो, वह ठीक है या नहीं। और इस बारे में आरिश बाबा को मत बताना कि तुम यहाँ आई थी। अगर उन्हें पता चला तो फिर आर्या बिटिया के लिए मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। काकी की बात सुनकर स्नेहा काकी की तरफ देखती हैं और फिर वह अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए तेज कदमों से काकी के कमरे की तरह बढ़ जाती है। काकी हमेशा ही आर्या के चेकअप के लिए स्नेहा को बुलाती थी, जिसके बारे में आरिश को कोई खबर नहीं थी और ना ही आर्या जानती थी कि काकी स्नेहा को आरिश को बिना बताए उसके लिए बुलाती है। काकी स्नेहा को आर्या के चेकअप के लिए बुलाया करती थी जब आर्या के लिए आरिश के दिए दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, और काकी स्नेहा पर भरोसा भी करती है। और वजह था कि काकी की खुद की बेटी की दोस्ती थी, जिसकी वजह से स्नेहा अगर यहाँ आती भी थी तो आरिश को पता नहीं चलता था। वह हमेशा ये कहकर आती थी कि उसे काकी का चेकअप करना है, जिसके बाद आरिश में उनसे कोई सवाल नहीं करता था। जिस दिन आरिश को पता चल गया कि स्नेहा यहाँ पर आर्या को चेक करने के लिए आती हैं, इसके लिए शायद आरिश उसका यहाँ पर आना भी बंद करवा दे। स्नेहा काकी के कमरे में आती है और वह बेड की तरफ देखती हैं, जहाँ पर आर्या हमेशा की तरह बेजान सी लग रही थी। उसका छोटा सा चेहरा बुरी तरह से लाल हुआ पड़ा था, साथ ही उसके गालों पर आंसुओं के निशान भी थे, जिसे देखते हुए स्नेहा इतना तो समझ गई थी कि आर्या पैनिक करते हुए बेहोश हुई है। स्नेहा बेड के पास आती है और आर्या के बगल में बैठकर आर्या को चेक करने लगती है। वहीं काकी कुछ दूरी पर खड़ी अपनी घबराहट भरी नजरों से आर्या की तरफ ही देख रही थी। उन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं काकी को कुछ हो ना जाए। स्नेहा काफी देर तक आर्या का चेकअप करती हैं और आर्या का पूरा चेकअप करने के बाद स्नेहा काकी की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, काकी माँ, हमें लगता है कि एक बार आर्या दी को अस्पताल ले जाकर चेक करना चाहिए, क्योंकि मुझे जैसा लग रहा है, मैं कंफर्म तो नहीं कह सकते, पर शायद आर्या दी प्रेग्नेंट है। स्नेहा की बात सुनकर काकी हैरानी से स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, स्नेहा बिटिया, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? आर्या प्रेग्नेंट है? ये खबर काकी को काफी ज्यादा चौंका दिया था, क्योंकि काकी शांति थी। क्या आर्या प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती? क्योंकि हमेशा आरिश जब भी उसके साथ इंटीमेट होता था, वह हमेशा ही उनके हाथों ही आर्या को दवाई दिलवाता था, जिसे कहा कि हमेशा ही आर्या को खिलाती थी। फिर आर्या कंसीव कैसे कर सकती है? पर फिर यहाँ पर बात स्नेहा की ये भी कहने की थी कि वो इस समय कंफर्म नहीं है क्या आर्या प्रेग्नेंट है या नहीं। काकी बस भगवान से यही मान रही थी कि आर्या प्रेग्नेंट ना हो। अगर प्रेग्नेंट हुई तो उसकी जिंदगी और भी ज्यादा नर्क बन जाएगी। भला इस हालत में, इस कंडीशन में वो बच्चे को लेकर कैसे खुश रख पाएगी, जहाँ पर उसका पति किसी और का हो चुका है? आखिर कैसे वो उस इंसान के बच्चे को अपने अंदर संभाल पाएगी जिसने कभी उसके कदर ही नहीं की, जिसके लिए वो कभी मायने ही नहीं रखती थी? और क्यों वो उसे इंसान के अंश को अपने अंदर रखें? उस इंसान का अंश आर्या के जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दर्द और तकलीफ से लेकर ही आएगा। काकी कभी नहीं चाहती थी कि आरिश का अंश आर्या के अंदर, पहले जो इंसान इन 3 सालों में नहीं बदला, उसका कोई भरोसा नहीं था कि वह आगे भी चलकर बदल सकता था।
जिस इंसान को इन 3 सालों में आर्या पर एतबार नहीं हुआ, आगे चलकर वह आर्या पर एतबार करेगा, इसका कोई भरोसा नहीं था। काकी अपने ख्यालों को झटकते हुए स्नेहा की तरफ देखती है। उसके बाद वह अपने सर को हिलाते हुए बोली, मैं कल कोशिश करूंगी कि मैं इन्हें लेकर हॉस्पिटल आ सकूं। तब बिटिया तुम आर्या बिटिया के लिए सारे अरेंजमेंट करके रखना, क्योंकि तुम जानती हो मैं आर्या बिटिया को लेकर ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती। क्योंकि ज़्यादा देर तक बाहर रहना नहीं आर्या बिटिया के लिए सही नहीं है, और ना ही मेरे लिए, इसलिए तुम पहले से ही तैयारी करके रखना। जब मैं आर्या बिटिया को लेकर आऊंगी तो तुम तुरंत ही आर्या बिटिया का जांच कर लेना। काकी की बात सुनकर स्नेहा काकी तरफ देखते हुए अपने सर को हिलाते हुए बोली, काकी माँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और आप बेफिक्र होकर कल हॉस्पिटल आइए, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा आर्या दी के चेकअप के लिए। इतना कहने के बाद स्नेहा का ठीक हो आर्या का ख्याल रखने को कहती है। साथ ही इस समय आर्या को होश आने के बाद उसे कौन सी दवाइयाँ देनी है और क्या खिलाना है, ये सारी चीज़ काकी वो बताने लगती हैं। वही आरिश कमरे में से फ्रेश होकर कमरे से बाहर आता है, और अब तक काकी को अपने कमरे में लंच लेकर ना आया हुआ देखकर आरिश की भौहें चढ़ चुकी थी, और वह अपनी आंखों को छोटी किए हॉल में आता है। पर हॉल में उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। जो घर थोड़ी देर पहले आर्या के रोने की आवाज़ों से गूंज रही थी, वहां एकदम से सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे महसूस कर एक पल को आरिश का दिल तो धड़कता है, पर वह इसे इग्नोर करते हैं। वह सीधा अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा देता है, पर किचन में पहुंचकर आरिश देखता है कि किचन में कोई भी नहीं है। किचन में किसी को न देखकर अब आरिश की आंखें छोटी हो जाती है, और वह तेज कदमों से किचन से निकलकर सीधा काकी के कमरे की तरह बढ़ जाता है। आरिश अभी काकी के कमरे के पास पहुंचा ही था कि तभी काकी के कमरे से निकल रही स्नेहा एकदम से आगे से जाकर टकरा जाते हैं, और अचानक से स्नेहा किसी से टकराने की वजह से तुरंत ही खुद को संभालते हुए सामने की तरफ देखती है। पर जैसे ही उसके नज़रें आरिश पर पड़ती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वही आरिश अब अपनी आंखें छोटी करके स्नेहा को ऊपर से नीचे तक घूर कर देख रहा था, इसलिए यहाँ अपने चेहरे पर बिल्कुल भी नॉर्मल भाव रखती है। वह अपनी घबराहट को पूरी तरह से छुपा लेती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आरिश स्नेहा देखते हुए पूछता है, क्योंकि स्नेहा इस समय अपनी डॉक्टर की किट के साथ आई थी, मतलब वह यहाँ पर काकी से मिलने नहीं आई थी। इतना तो स्नेहा को देखकर आरिश समझ ही गया था। वही स्नेहा आरिश के सवाल पर आरिश की तरफ देखते हुए, स्नेहा अपने घबराहट को छुपाने के लिए अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए धीरे से बोली, वह काकी माँ को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं बस काकी माँ को देखने आई थी, और उनकी दवाई भी खत्म हो गई है, तो मैं बस उन्हें वही देने आई थी। स्नेहा की बातें सुनने के बाद में आरिश को यकीन नहीं हो रहा था कि स्नेहा सिर्फ काकी माँ से मिलने आई है, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहता, और स्नेह के बगल से निकलकर वह कमरे के अंदर चला आता है। वही स्नेहा आज इसके और कोई सवाल न करने पर तुरंत ही अपने तेज कदमों से सीधा पैलेस के बाहर निकल जाती है, क्योंकि वह जितनी देर यहाँ रुकती इतनी देर उस पर और आर्या पर खतरे की घंटी बजते ही रहती। आर्या कमरे के अंदर जाकर देखता है तो कमरे में कोई भी नहीं था। कमरे में किसी को न देखकर आरिश उसकी आंखें अब और भी ज्यादा छोटी हो जाती है, और वह कमरे के दरवाजे पर ही जोर जोर से नॉक करता है, जिसे सुनकर बाथरूम का दरवाजा खुलता है और काकी बाहर आती हैं। दरवाजे पर आज इसको खड़ा देखकर काकी गहरी सांस लेते हुए, वो खुद को बिल्कुल नॉर्मल दिखाते हुए धीरे से बोली, आरिश बाबा मैं बस आपके लिए लंच लेकर ही आ रही थी, पर उससे पहले ही मुझे सांसों की दिक्कत शुरू हो गई, इसलिए मैं अपनी दवा लेने के लिए कमरे में चली आई थी। आप चलिए हम खाना लेकर आपके कमरे में आते हैं। आरिश जो कि बहुत ही ध्यान से काकी को देख रहा था, उनसे कहा काकी कही हुई बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इतने सालों में उसने भी काकी को देखा था, और काकी को जब जब उनके सांसों की प्रॉब्लम होती थी इतनी जल्दी नॉर्मल कभी नहीं होती थी। फिर काकी इतनी जल्दी नॉर्मल आज कैसे हो गई? अब आरिश अपनी नज़रें कमरे के चारों तरफ घूमते हुए काकी की तरफ देखते हुए बोला, वह कहाँ गई है? आरिश के इस सवाल पर काकी समझ जाती हैं कि आरिश किसके बारे में पूछ रहा है, क्योंकि आरिश की तरफ देखते हुए अपने सर को झुकते हुए बोली, आर्या बेबी बाथरूम में है और अभी बात ले रही है। आर्या इस समय बात ले रही है। ये सुनकर आरिश की भौहें और भी ज्यादा सिकुड़ जाती है, क्योंकि वो आर्या के हर एक हरकत से अच्छी तरह से वाकिफ था। आर्या को सुबह सुबह ही बात लेने की आदत थी, और कभी कभार रात में बात लिया करती थी। इस तरह से भरी दोपहर में वह कभी भी बात नहीं लेती थी, जिसकी वजह से अब आरिश अपने साथ भरी नजरों से काकी की तरफ देखता है और अपने कदम बाथरूम की तरह बढ़ा देता है। वही काकी अपने घबराई हुई नजरों से आरिश की तरफ देख रही थी, और उसे बाथरूम की तरफ बढ़ता हुआ देखकर उनके दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेजी से धड़कने लगता है। काकी आरिश को बाथरूम के अंदर जाने से रोकने की कोशिश करते हुए धीरे से बोली, आरिश बाबा आप चले डाइनिंग टेबल पर, हम आपके लिए लंच वहीं पर लगा देते हैं। आप जाए और मेरे कमरे में लंच पहुंचा दे, मैं अपने कमरे में ही लंच करूंगा। इतना कहकर आरिश बिना अपने कदम रुके हुए सीधा बाथरूम के अंदर चला आता है। वही काकी अपनी आंखें कसकर भींच लेती है, साथ ही वो अपनी मुठिया भी कर लेती है। वही आरिश बाथरूम के अंदर जाकर देखता है तो आर्या इस समय सच में बाथ टब में बैठी हुई थी। आरिश को आर्या का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर पीछे से देखकर ही आरिश उसे पहचान सकता था। आरिश अपने कदम अब बाथ टब के करीब करने लगता है। वही काकी भी लगभग भागते हुए दरवाजे के पास आती हैं।
और आर्या को बाथटब में बैठा हुआ देखकर वह भगवान से बस यही दुआ कर रही थी कि आरिश आर्या को बेहोशी की हालत में ना देख ले, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब आरिश इस कमरे में आया था तब काकी बहुत ही मुश्किलों से आर्या को लेकर बाथरूम में गई थी। क्योंकि अगर वह आर्या को बेड पर देख लेता तो शायद से बात आरिश को समझते रहे नहीं लगती कि स्नेह हमेशा किसके लिए पहले से आया करती थी, और काकी इस तरह से आर्या को मुश्किलों में नहीं डालना चाहती थी। आरिश बाथटब के नजदीक आता है और वह आर्या की तरफ देखता है। वही आर्या भी अपनी आंसू भरी नजरों से आरिश की तरफ ही देखती है। आर्या की आंखें काफी ज्यादा सजी हुई थी, जिसे देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि वह कितना ज्यादा रोई है। और उसके लाल चेहरे को देखते हुए आरिश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वह आर्या की तरफ देखते हुए अपने शर्ट की बटन खोलने शुरू कर देता है। वही काकी जब आरिश की इस हरकत को देखती हैं तो वह एकदम से बाथरूम के दरवाजे से हटकर अपने दिल पर हाथ रखते हुए वहीं दीवार से टक्कर खड़ी हो जाती है। उनकी धड़कनें बेहद तेजी से धड़क रही थी, क्योंकि वह आरिश के इरादे को अच्छी तरह से जान चुकी थी, पर उन्हें कोई हक नहीं था कि वह आदेश को रोक सके। आखिर किस हक से वो आरिश को आर्या से दूर करती। आरिश को शर्ट खोलता देखकर भी आर्या कोई रिएक्शन नहीं देती है, बल्कि वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लगातार आरिश को देखती रहती हैं। वहीं आरिश आर्या का रिएक्शन को देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है, क्योंकि हमेशा ही आरिश जब भी वह उसके करीब आने की कोशिश करता है आर्या उसे दूर करने की कोशिश करती थी। पर आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। आरिश अपनी आंखें छोटी किए हुए ही आर्या की तरह देख रहा था, और इधर आर्या आरिश से अपनी नजरें फेर लेती हैं और वह चुपचाप पानी की तरफ देखते हुए खामोशी से बाथटब में बैठी रहती हैं। वहीं आर्या के इस तरह से उसे नजरें फेरने पर आरिश अपने दांत पिसता हुआ रह जाता है। अपने सारे कपड़े निकलता है और वह बाथटब में ही आर्या के पीछे जाकर बैठ जाता है और आर्या को खींचकर अपनी बाहों में समेट लेता है। वही आर्या अभी कोई रिएक्शन नहीं देती और वह शांति से बैठी रहती है। मगर थोड़ी देर बाद आर्या के शांति हैरानी में बदल जाती है जब आरिश उसे दर्द पहुंचाने की जगह खामोशी से उसके पीछे बैठा हुआ उसके बदन को धीरे धीरे रब करने हुए अपने सर को उसके कंधे पर टिका देता है। आरिश के इस हरकत को देखकर आर्या तुरंत ही सिर घुमाकर पीछे देखती हैं, पर आरिश कोई भी रिएक्शन नहीं देता। उल्टा वो और भी कसकर आर्या को अपनी बाहों में भरते हुए आर्या के कान के पास धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आज मुझे तुम्हारे करीब आने का कोई मूड नहीं है। आरिश की इस बात को सुनकर भी आर्या कुछ नहीं कहती, वो अभी भी चुपचाप बैठी रहती हैं। आर्या को इस तरह से अपनी सारी बातों को इग्नोर करता हुआ देख आरिश आर्या की बाजू को पकड़ता है और उसे एकदम से पलट लेता है। अब आर्या के दोनों पैर आरिश के कमर में लिपटे हुए थे और वो पूरी तरह से आरिश की गोद में बैठी हुई थी। आरिश उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर उसके गालों को दबाते हुए उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए बोला, मुझे इग्नोर करने की कोशिश मत करो, और अगर तुम फिर से उसे दर्द को नहीं सहना चाहती हो तो आगे भी उसे गलती को दोबारा कभी मत करना। इतना कहकर आरिश आर्या को खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। वही आर्या के हाथ आप भी हवा में ही थे, उसने हरीश को नहीं छुआ था। इधर आरिश अपना सर को बाथटब के ऊपर ठीक कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। पता नहीं क्यों पर आर्या की जगह किसी और को देखकर उसके दिल को खुद ही सुकून नहीं मिल रहा था, इसलिए तो वह यहाँ पर आ गया था। पर अपने ईगो को साइड में रखते हुए वह भला ये चीज कैसे कह सकता था कि वह यहाँ पर सिर्फ उसके लिए आया है। अगर आरिश ऐसा कह देता तो उसका ईगो कम ना हो जाता। वही काकी जो बाथरूम के दरवाजे से थोड़ा हटकर दीवार के सहारे ही खड़ी थी, वह जब बाथरूम के अंदर से किसी तरह का आवाज नहीं सुनती है तो अपनी धीमी कदमों से धीरे से झांककर बाथरूम के अंदर देखती है, पर अंदर का नजारा उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। दोनों को एक साथ बात बैठा हुआ देखकर काकी की आंखें हैरान से बड़ी हो जाती हैं। ये पहली बार था जब आरिश इस तरह से आर्या के साथ होकर भी शांत था, वरना हमेशा ही जब वह आर्या के करीब जाया करता था हमेशा ही उसे तकलीफ ही दिया गया था, पर आज ऐसा कुछ भी नहीं था। काकी समझ नहीं पा रही थी कि आज ऐसा क्यों था, पर कहीं ना कहीं ये देखकर काकी के डर को शांति मिल रही थी। काकी थोड़ी देर तक बाथरूम के अंदर देखती रहती हैं, जहां पर दोनों ही शांति से बाथरूम में बैठे हुए थे। उन दोनों की तरह देखते हुए कहा कि चुपचाप वहां से चली जाती है। काकी के रूम से जाते हैं, एकदम से बाथरूम से आर्या की चीखने की आवाज गूंज उठती है। आर्या जो कि कुछ पल के लिए शांत हो गई थी, उसकी आंखें फिर से आंसुओं से डगमगा जाती है और वह आरिश की तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। आर्या तुरंत है अपने हाथों को आरिश के सीने पर रखकर खुद को आरिश से पीछे की तरफ पुश करती हैं। उसके आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आ गए थे और वह गुस्से से आरिश की तरह देख रही थी। आरिश जिस तरह से उसके पीछे बैठा हुआ था और जिस तरह से उसने उसे अपने सीने से लगाया हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं आर्या को लगा था कि शायद आज आरिश अपने शैतानी रूप में ना आए। पर कुछ पल बीतते ही आरिश फिर से उसे वही तकलीफ देने को तैयार हो गया था। वह आर्या को इस तरह से खुद से दूर जाने की कोशिश करता हुआ देखकर तुरंत ही आर्या के हाथों को पकड़कर अपने और भी करीब खींच लेता है, जिससे आर्या एक बार फिर से कराह उठती है। मैं कहती हूँ, छोड़े हमें, आप अब किस हक से हमारे करीब आ रहे हैं जब आपने हमारा हक है किसी और को दे दिया है? आप ये सब किस हक से हमारे साथ कर रहे हैं जब आपने अपनी जिंदगी में हमारी जगह किसी और को हमारी आंखों के सामने दे दिया? हम कहते हैं छोड़िए हमें, हम आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं।
अभी आर्या अपनी बात कह ही रही थी कि आरिश उसके गले में अपने चेहरे को छुपाते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, तुम्हारी माफी चाहिए भी किसे वाइफी, मैं तो बस यहाँ अपनी जरूरतें पूरी करने आया हूँ, और वैसे तुमसे अच्छा और कोई मुझे झेल नहीं सकता है। और इन 1 महीना में तुमने बहुत आराम कर लिया, मुझे नहीं लगता कि इन 1 महीना के बाद भी तुम मुझे झेल नहीं पाओगी, और जो मजा मुझे तुम्हारे साथ आता है वह किसी और में कहा, जो आंसू तुम्हारी आंखों में मेरी वजह से आते हैं उसके अलावा मुझे और कहीं सुकून नहीं आता है। आरिश से इस बात को सुनकर आर्या नफरत से आरिश की तरह देखते हुए खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगती है, पर आरिश आर्या को छोड़ने की जगह आर्या को और भी ज्यादा अपनी आगोश में भरते हुए आर्या के कंधे पर किस करना शुरू कर देता है। वही आर्या आप रोने लगती है और वह आरिश के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अपनी रुचि आवाज में ही सीसकते हुए बोली, हम इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेंगे, और जिस दिन जिंदगी ने हमें आपसे दूर जाने का मौका दिया उसे दिन के बाद हम कभी लौटकर आपकी जिंदगी में नहीं आएंगे, फिर आप हमें लाने के लिए अपनी जान को ही हमारे सामने क्यों न रख दे। हम इस चीज के लिए आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। अब तो नफरत होने लगी है हमें खुद से कि हमने आप जैसे इंसान से प्यार किया था, आप हमारे प्यार तो छोड़े हमारे नफरत के लायक भी नहीं है। आर्या अभी कह ही रही थी कि तभी आरिश की पकड़ आर्या के कमर पर मजबूत हो जाती है और वह एकदम से आर्या को खुद से दूर करता है, जिसकी वजह से आर्या फिर से एक बार चीख उठाती है। आरिश आर्या के छोटे से लाल हुए चेहरे की तरफ देखते हुए आर्या को दूसरी तरफ पुश करते हुए उसके ऊपर आता है और उसके छोटे से चेहरे को अपने हथेलियां में भरकर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, जिस दिन की तुम बात कर रही हो वह दिन इस जन्म में तो कभी नहीं आने वाले, और रही दूर जाने के बाद तो वह तो इस जन्म में तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, तुम्हें इस जन्म में पूरी जिंदगी इसी दर्द के साथ गुजारनी होगी। इतना कहकर आरिश एक झटके से आर्या को अपनी आगोश में भर लेता है, जिससे आर्या कसकर अपनी आंखें मींच लेती है और इसी के साथ उसके आंखों में ठहरे आंसू उसके आंखों से कोनों से होते हुए बहकर बाहर निकल आते हैं। अब वह किसी खिलौने की तरह चुपचाप है बाथटब में आरिश के नीचे लेटी हुई थी, वहीं आरिश अपनी पूरी ताकत उस पर आजमाए जा रहा था। अब आर्या धीरे धीरे शांत हो गई थी, वह अपने दर्द को भी अपने होठों को दबाए अपने अंदर ही दबा दे रही थी, पर बाथरूम से काफी देर तक आरिश के गहरी सांसों की आवाज से कमरे में आती रहती है, पर आर्या की एक भी आवाज से बाथरूम से बाहर नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद आरिश की गहरी सांस से भी शांत हो जाती है और आरिश अपने नीचे लेटी आर्या की तरफ देखता है, जिसकी आंखें बंद थी और उसने अपने होठों को भी आपस में बीच रखा था। आरिश आर्या के होठों की तरफ देखता है और वह झुककर आर्या के गालों को अपने हथेलियां में भरकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है। आरिश के ऐसा करने के बाद भी आर्या कोई हरकत नहीं करती है। कुछ देर बाद आरिश काफी देर तक काकी के कमरे के बाथरूम में आर्या के साथ रहता है। वही कहा कि जो कि बाहर आरिश के लिए लंच निकालकर उसके कमरे में लेकर जा रही थी, उनका ध्यान बार बार अपने कमरे की तरफ जा रहा था। उन्हें अब भी बेचैनी हो रही थी कि आखिर आरिश अब तक उसके कमरे में कर क्या रहा है, पर यह घर भी आरिश का ही था और वह कहीं आने जाने से रोक नहीं सकते थे, फिर चाहे वो उनका ही कमरा क्यों ना हो, और यही अभी उनके साथ हो रहा था। आरिश उनके कमरे के बाथरूम में था, ये काकी जानती थी, पर वह जानने के बाद भी कुछ नहीं कर सकती है। काकी आरिश के कमरे में लंच देख कर आती है और वह अपने कमरे में जाने लगती है, पर कुछ सोचकर वह अपने कदम बाहर ही रोक लेती है और वह जाकर हॉल में सोफे पर बैठ जाती है, क्योंकि काकी भी देख कर आई थी जिस हालत में दोनों अंदर थे। क्या उसे हालत में काकी का, क्या उसे कमरे में जाना सही होगा? भले ही वो कमरा उनका था, पर इस समय कमरे में जो हो रहा था वह देखना उनकी बस की बात नहीं थी। इधर आरिश आर्या को छोड़ चुका था और वह शावर ले रहा था। इधर आर्या बाथटब से ही अपने सर को टिकाए हुए अपने आंखें बंद किए हुए बैठी हुई थी। उसे देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि वह होश में है भी या नहीं, या फिर वह गहरी नींद में सो चुकी है। आरिश शावर लेता है, उसके बाद वो बाथरूम में ही रखे कपबोर्ड से एक बाथरोब निकालकर उसे लपेट लेता है, क्योंकि यहाँ के हर एक कमरे में बाथरूम के अंदर नए बाथरोब रहते थे, ताकि अगर कभी इमरजेंसी में किसी को जरूरत पड़े तो वह इसे यूज कर ले। आरिश बाथरोब पहनने के बाद एक नजर आर्या की तरफ देखता है और आर्या को बाथटब में ही सोया हुआ देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वह अपने कदम बाथटब के पास बढ़ाता है और बाथटब के पास पहुंचकर वह धीरे से आर्या के गालों पर टैप करते हुए उसे नींद से जागने की कोशिश करता है, और आदेश के ऐसा करने पर आर्या तुरंत से झटके से अपनी आंखें खोल देती है। पर जैसे ही वह अपने सामने आरिश को देखती है, उसकी आंखों में एक गुस्सा और एक नफरत उतर आता है। वह तुरंत ही आरिश से अपने मुंह को फेर लेती है। वही आरिश आर्या के इस हरकत को देखकर अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए आर्या की तरफ झुकता है और उसके चेहरे को जबरदस्ती अपने हथेलियां में पकड़कर अपनी तरफ टर्न करता है, और वह बिना आर्या को मौका दिए अपने होंठ आर्या के होठों पर रखकर काफी एग्रेसिव होकर उसे किस करने लगता है। कुछ देर पहले ही आरिश ने आर्या को छोड़ा था और आर्या के होठों में भी काफी दर्द हो रहा था, और आरिश फिर से इतना एग्रेसिव होकर उसे किस करने की वजह से उसे और भी ज्यादा दर्द होने लगा था। वह अब आरिश के चेहरे को खुद से दूर करने लगती है, पर आरिश जैसे ही आर्या के हाथों को अपने चेहरे पर महसूस करता है, वह तुरंत आर्या के हाथों को पकड़कर अपने हाथ में लेकर उसे नीचे की तरफ तक दबाता है और दूसरे हाथ से आर्या की गर्दन को पकड़कर उसके चेहरे को अपने करीब खींचता है और आर्या को एग्रेसिव होकर किस करने लगता है। अब आर्या आरिश के पकड़ से निकलने के लिए छटपटाने लगती है, साथ ही उसके मुंह से दर्द भारी सिसकियां भी निकल रही थी,
पर उसके मुंह में ही दब जा रहे थे। वह अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वह छुड़ा नहीं पा रही थी। और यह हमेशा का था उसका। आर्या जानती थी कि वह आरिश के पकड़ से खुद को आज़ाद नहीं कर पाएंगी, और पहले तो वह कोशिश भी नहीं किया करती थी, पर आज पता नहीं क्यों आज जितना कसकर आरिश उसे पकड़ रहा था, आर्या उतना ही ताकत लगाकर आरिश को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, जिसे आरिश भी नोटिस कर रहा था। जिसे महसूस करते हुए आरिश धीरे से आर्या के होठों पर काटते हुए आर्या से थोड़ा दूर होता है। पर आर्या के चेहरे और उसकी आंखों में भरी नफरत को देखते हुए आरिश फिर से आर्या के ऊपर झुकता है। यू नो वेरी वेल वाइफी दैट नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई यू विल नेवर बी एबल टू स्टे अवे फ्रॉम मी, देन व्हाई वेस्ट योर एनर्जी बाय ट्राइंग सो हार्ड? आफ्टर all of them also require energy. If you use all your energy to free me like this, then how will you bear me? And after this you will again say that I have caused you trouble. So why don't you remain calm? Why don't you let me do whatever I want? आरिश अब अपने होठों को आर्या के होठों से अलग कर उसके गले पर फिरते हुए आर्या से अपनी बात कहता है। वही आर्या आरिश की इस बात को सुनकर अपने चेहरे को दूसरी तरफ घूमते हुए अपने दांत किटकीटते हुए नफरत से बोली। When a husband is making someone else's nights colorful, he has no right to touch his wife. I endured all those pains till today, because you were my husband, but from the moment you gave my place to someone else, you became nothing more than a stranger to me. आर्या के इतने स्ट्रांग जवाब को सुनकर आरिश भी हैरान था, क्योंकि आज से पहले आर्या ने कभी भी उसे इस तरह से जवाब नहीं दिया। उसके सामने तो वह बोलती तक नहीं थी, हमेशा खामोश रहती थी, पर आज आर्या को देखकर कहीं से भी यह नहीं लग रहा था कि यह वही है जो आज तक इन 3 सालों तक थी। आर्या के जवाब को सुनकर आरिश के जबड़े कांप चुके थे। वह आर्या के चेहरे को पकड़कर कस के उसके गालों को दबाते हुए उसकी आंखों में गहराई से जानते हुए बोला, यू ऑल्सो नो वेरी वेल हु रीचेज द बेड फर्स्ट, therefore speak carefully with your tongue, otherwise you may never forget this night again, and you also know very well that I never go back from what I do. हाँ, तो इससे ज्यादा आप कर ही जा सकते हैं, हमारे साथ हमेशा यही करते आए हैं, और आज फिर करेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप अपनी मर्दानगी को इसी से तो साबित करते हैं, जिस तरह से कल तक सहती आई थी आज फिर से सह लेंगे, पर अब हम चुप नहीं रहेंगे। और आप मेरे पास आए ही क्यों है? जाए आपके कमरे में, पहले से ही कोई आपका इंतजार कर रहा होगा। उसकी राजें आपको रंगीन नहीं करनी है जो यहाँ पर अपनी रात रंगीन करने आए हैं आप, या फिर वह आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हैं, इसलिए दो औरतों की जरूरत आपको पड़ रही है। ये फिर यहाँ पर बात आपके ऊपर ही आ जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मेरे पास आ गए हैं अपना जोर आजमाने के लिए। आर्या बहुत ही ज्यादा गुस्से में आरिश से यह सारी बातें कह रही थी, उसके आंखों में उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वही आर्या जैसे जैसे बोलती जा रही थी, आरिश की पकड़ आर्या के ऊपर उतने ही ज्यादा कस रहे थे। आरी की पकड़ के वजह से आर्या का पूरा चेहरा दुखने लगा था, पर फिर भी वो आरिश के सामने झुकने को तैयार नहीं थी। वही आरिश अपनी जल्दी नजरों से अपने दांत किटकीटते हुए आर्या को ही देख रहा था। ये औरत अब उसके कैपेबिलिटी पर सवाल उठा रही है। क्या इतने सालों में भी उसे उसकी कैपेबिलिटी पर इतना शक है कि उसे लगता है कि उसे छोड़कर वह दुनिया के और औरतों को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा? आरिश अपने गुस्से भरी आंखों से आर्या की तरफ देखते हुए एकदम से आर्या का चेहरा दूर झटक देता है, और आरिश के ऐसा करते ही आर्या का चेहरा जाकर बाथटब के किनारे से लगता है, और वह तुरंत ही अपने सर पर हाथ रख लेती है। पर आरिश को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वह कबर्ड के पास जाता है और एक बाथरोब उसके अंदर से निकालकर वह वापस से बाथटब के पास आता है, और आर्या की कलाई पकड़कर उसे खींचते हुए लगभग बाथटब से बाहर निकलता है। आर्या एकदम से है लड़खड़ाते हुए वह गिरते गिरते बचती है। आरिश उसे बाथरोब पहनाता है और बिना एक भी पाल रुक आर्या को खींचते हुए अपने साथ लेकर जाने लगता है। जब आर्या आरिश को खुद को इस तरह से खींच कर ले जाते हुए देखती है, तो वह तुरंत ही आरिश के हाथों को पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, हमने कहा छोड़िए हमें, वरना। अभी आर्या अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आरिश पलट गया, और आर्या के छोटे से चेहरे को पकड़कर उसके गालों को अपनी उंगलियों से बेरहमी मसलते हुए उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए बोला, वरना क्या? अब तुम में इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम अब मुझे धमकी दोगी? आजकल बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी, पर आज के बाद से नहीं चलेगी। इतना कहकर आरिश आर्या के चेहरे को छोड़ते हुए उसे वापस से खींचकर अपने पीछे ले जाने लगता है। आर्या की भी आंखों से आंसू बह रहे थे, साथ ही डर की वजह से उसकी धड़कनें भी काफी तेजी से धड़क रही थी, पर फिर भी वो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। वो उसी तरह गुस्से से आरिश की तरफ देखते हुए बोली, सच हमेशा इंसान को कड़वा ही लगता है, जैसे इस समय आपको लग रहा है। आपसे अपना सच सुना नहीं जा रहा है, अपनी असलियत सुनकर खुद पर ही गुस्सा आ रहा है। फिर थोड़ा रुक कर, आपसे ये सुना नहीं जा रहा है, पर हमने इसे सहा है, पर आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने घमंड और अपने इस बकवास से, ईगो से। ना तो अपने इस ईगो के सामने पहले कभी हमारी बात सुनी थी, और ना ही अब आप हमारी किसी भी बात को सुनने को तैयार है, और आज जब हम आपको आईना दिखा रहे हैं तो आपको ये चीज से बुरी लग रही है। आर्या के इतना ज्यादा बोलने के बाद भी आरिश अपने कदम नहीं रोकता है, और तेजी से आगे ही बढ़ते हुए आर्या को खींचते हुए अपने साथ लेकर बढ़ रहा था। अब आरिश को कुछ ना बोलता हुआ देखकर आर्या की दिल की धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि आरिश जब शांत होकर कुछ करता था तब वो आर्या के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता था।
आर्या अब अपने बधी हुई धड़कनों के साथ आरिश की तरफ देखते हुए आर्या आरिश के हाथों पर अपने दूसरे हाथ से मारते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर आरिश की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत थी। साथ ही आर्या जितनी ज्यादा कोशिश कर रही थी, आरिश उतने ही ज्यादा तेज से चलते हुए आर्या को अपने पीछे ले जा रहा था। आर्या के कदम अब लड़खड़ाने लगे थे। साथ ही वो बार बार चिखाते हुए आरिश से खुद को छुड़ाने की भी कोशिश में लगी हुई थी। आरिश, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं कहती हूँ छोड़िए हमें, हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना है। बहुत हुआ आपके मनमानी, जब आप अपने साथ हमारी जगह किसी और को लेकर आए ही है, तो फिर आप हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? आरिश आर्या को खींच कर ले जा ही रहा था कि आर्या की चिखने की आवाज है सुनकर काकी, जो कि हॉल में ही बैठे हुई थी, वह एकदम से अपने सर को घुमाकर उस तरफ देखती है, तो आरिश को इतने गुस्से में आर्या को ले जाते हुए देखकर उनकी तो जैसे सांस ही रुक जाती है। वो तुरंत ही अपनी जगह से उठकर उस तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए आरिश के सामने आते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोली, आरिश बाबा, क्या बात है? आप आर्या बेबी को इस तरह से कहाँ ले जा रहे हैं? अचानक से काकी के सामने आ जाने पर आरिश गुस्से से घुरकर अब काकी की तरफ देखते हुए बोला, हिम्मत फिर मत कीजिएगा। आरिश के इन 3 शब्दों ने ही काकी के मुंह पर ताला लगा दिए थे। अब काकी बेबसी से आर्या की तरफ देखती है, जो अपनी आंखों में आंसू लिए उनकी तरफ ही देख रही थी। काकी जानती थी कि वह आर्या की कोई मदद नहीं कर पाएगी, इसलिए वह अपने आंखों में आंसुओं को छुपाते हुए अपने सर को झुकते हुए चुपचाप वहां से चली जाती हैं, क्योंकि जितनी देर वह वहां रहते उन्हें देखते हुए आर्या को उम्मीदें मिलती रहती, जो कि वह नहीं देना चाहती थी। वह जानती थी कि शायद आज जो भी आर्या के साथ होने वाला है उसके बाद शायद है आर्या कभी उन्हें माफ कर पाए, पर काकी खुद ही मजबूर थी, क्योंकि चाहे वह जितने भी कोशिश से कर ले आरिश उनकी एक नहीं सुनने वाला था। काकी के सामने से हटते ही आरिश आर्या को लेकर एक कमरे में आता है, और कमरे में आते ही वह आर्या को झटके से छोड़ देता है, जिससे आर्या संभाल नहीं पाती है और धम की आवाज के साथ सीधा जाकर फर्श पर गिरती है, और फर्श पर गिरते ही आर्या की चीख निकल जाती है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही आरिश बाथरूम में उसके करीब आया था, जिसके बाद से आर्या के बदन में दर्द था, और इस तरह से नीचे गिरने की वजह से एक बार फिर से दर्द की लहर उसके बॉडी में फैल गई थी। जैसे महसूस करके एक चीज के साथ आर्या अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। वही आरिश रूम के दरवाजे को अंदर से लॉक करता है और अपने कदम फर्श पर नीचे गिरी हुई आर्या की तरह बढ़ा देता है। वहीं आर्या आरिश को अपनी तरफ आता देखकर घबराहट से पीछे के सरकते हुए आरिश की तरफ देखते हुए बोली, यह आप सही नहीं कर रहे हैं आरिश, आपको इसके लिए हमेशा पछताना होगा। आप हमारे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, आप हमारे प्यार को मजबूरी में बांध रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो एक दिन यही बंधन आपको घुटन भरी जिंदगी दे दे। आर्या की बातें सुनने के बाद भी आरिश के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं, और वह आर्या के पास पहुंचकर अपने पंजों के बाल बैठते हुए अपने हाथों को आर्या के बालों में ले जाकर उसके बालों पर कसते हुए आर्या के चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर उसकी नीली आंखों में बहुत ही ध्यान से देखते हुए बोला, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और तुम इससे ज्यादा कुछ डिजर्व भी नहीं करती हो, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों कहाँ सिर्फ एक यही मकसद होता है जिसे पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक चली जाती है, और जब पूरा हो जाए तो वह ऐसे इंसान बनते हैं जैसे कि उनसे मासूम कोई हो ही ना। आरिश अपने दांत किटकीटते हुए आर्या की तरह देख रहा था। उसकी आंखों में इस समय गुस्से के अंगारे भरे हुए थे। वही आर्या अपनी आंसू भरी नजरों से आरिश को देख रही थी, उसके बातों के हर एक शब्द को कांटे की तरह अपने दिल पर महसूस कर रही थी। आरिश आर्या के बालों को पकड़े हुए ही आर्या को उठाता है। आर्या, जो कि अब रोना छोड़कर एकदम खामोशी से आरिश की तरफ देख रही थी, भले ही आर्या की आवाज नहीं निकल रही थी, पर उसके आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे, और उसके आंसू हर एक दर्द की गवाही चीज कर दे रहे थे। पर आरिश उन सबको अनदेखा कर आर्या को खींचते हुए अपने करीब करता है और सीधा बेड पर फेंक देता है, और आर्या जब तक खुद को संभाल कर उठ पाती उससे पहले वो आरिश के नीचे दबी हुई थी। और इसके कुछ पलों बाद है कमरे में आरिश की गहरी सांसों की आवाज से गूंज नहीं लगती है, पर आर्या बिल्कुल खामोश थी। आरिश के सांसों से ही रूम के माहौल का अंदाजा लगाया जा सकता था, पर आर्या के इतनी शांति आरिश को पसंद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वह हर एक हद तक आर्या को तकलीफ देने की कोशिश की जा रहा था, पर आर्या फिर भी अपने मुंह से उफ तक नहीं निकलती है, और आर्या की यही खामोशी उसकी तकलीफ की वजह बनती जा रही थी, पर फिर भी आर्या सब कुछ सहती जा रही थी। कुछ घंटों बाद शाम का समय, रूम का माहौल पूरी तरह से शांत हो चुका था और आरिश कमरे से जा चुका था। आरिश के कमरे से निकलते ही काकी भागते हुए कमरे में अपने कदम रखती हैं, पर अपने सामने का नजारा देखकर उनका दिल बुरी तरह से कांप पड़ता है, उनकी सांसें एकदम से भारी हो जाती हैं। तो वह अपने सीने पर हाथ रखते हुए अपने सामने बेड पर लेटी हुई आर्या की तरफ देख रही थी, जिनकी आंखें तो खुली हुई थी, पर उसकी आंखों के सारे आंसू सूख चुके थे। वह अपने खाली आंखों से काकी की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आती है, और उसकी क्या मुस्कुराहट देखकर काकी का दिल छन्नी छन्नी हो जाता है। काकी अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से खुद को संभालते हुए तुरंत बेड के पास पहुंचती है, पर जैसे ही वो आर्या को छूने के लिए अपने हाथ बढ़ाती हैं, आर्या अपने हाथ दिखाते हुए उन्हें रोकते हुए बोली, अब इसकी जरूरत नहीं है माँ, अब थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए, हमें इस दर्द के साथ थोड़ी देर अकेला रहना है, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन बच्चे, तुम्हारी हालत इस समय ठीक नहीं है, कम से कम एक बार मुझे देखने दो,
काकी आर्या की बात खत्म होते ही आर्या से कहती हैं, पर आर्या काकी की इस बात को सुनने के बाद एक व्यंग्य भरी मुस्कुराहट अपने होठों पर लाते हुए बोली, आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है माँ, आप जाए यहाँ से, हमने कुछ देर अकेला रहना है। बच्चा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इतने दर्द में तुम भला ठीक कैसे हो सकती हो? काकी के उस सवाल पर आर्या कोई जवाब देने की बजाय उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखती है और आर्या की यह मुस्कुराहट काकी के दिल को जलाने के लिए काफी थे। वह अपने आंखों में तेरे आंसुओं को रोक नहीं पाती है और उनकी आंखों से आंसू बहकर उनके गालों पर आ जाते हैं, जिसे देखते हुए आर्या बोली, आपको हमारे लिए इन आंसुओं को बहने की जरूरत नहीं है माँ। आज हमसे हमारा वजूद छीनकर हमें एक बाजारू औरत का नाम दे दिया गया है, जो शायद हमारे लिए काफी है। आप प्लीज यहाँ से चल जाए, क्योंकि जब तक आप यहाँ रहेंगे हम आपको गंदा करते रहेंगे। इतना कहकर आर्या अपनी नजरें काकी से फिर लेती है। वहीं काकी के दिल में आर्या की कहे हर एक शब्द पिघले शीशे की तरह लग रहे थे। वह खुद को काबू में करते हुए तुरंत ही बेड पर आती है और आर्या के छोटे से चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घूमती है और उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए प्यार से उसके पूरे चेहरे पर चूमते हुए बोली, हमारी बच्ची कभी गंदी नहीं हो सकती और एक बच्चा कभी अपनी माँ को करता नहीं कर सकता है। हम जानते हैं कि तुम कितनी ज्यादा पवित्र हो। हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है कौन तुम्हें क्या कहता है और किसी नज़र से देखता है। हमें यकीन है अपनी बच्ची पर कि वो कभी कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे उसके अस्तित्व पर कोई आंच आए। हमें यकीन है अपनी बच्ची की पवित्रता पर। दुनिया को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो हमें बताए कि हमारी बच्ची कैसी है। अपनी माँ से तो अपनी तकलीफों को मत छुपाओ बच्चा। तुम्हें इस तरह से देखकर मेरा दिल टुकड़ों में बट रहा है। अपनी माँ के लिए अपनी माँ की बात मान लो। इतना कहकर काकी एक बार फिर से आर्या के माथे पर प्यार से किस करती है और आर्या को अपने सीने से लगा लेती है। आर्या अभी इस तरह से बेड पर लेटी हुई सीलिंग की तरफ देख रही थी। भले ही काकी ने ही उसे अपने सीने से लगाया हुआ था, पर फिर भी वह अपने हाथों तक को हिला नहीं पा रही थी। आर्या का पूरा बदन, उसके बदन का एक एक हिस्सा उसे टूटा हुआ महसूस हो रहा था, पर वह अपने चेहरे पर से जाहिर नहीं होने दे रही थी, जो कि काकी के लिए और भी ज्यादा दर्दनाक था। काकी जानती थी कि इस समय आर्या को कैसा महसूस हो रहा होगा और अपने दर्द को ये लड़के इस तरह से छुपा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काकी अब तुरंत ही आर्या से अलग होती हैं और आर्या को फ्रेश कराने के लिए आर्या के शरीर से ब्लैंकेट हटाकर उसकी तरफ देखती है, पर जैसे ही काकी आर्या की बदन की तरफ देखती है उनकी आंखें बाहर आने को हो जाती है। आर्या के पूरे बदन और आरिश के दिए निशान भरे हुए और सभी अब काले पड़ गए। आरिश के दांतों के निशान आर्या के गले से लेकर उसके पैरों तक था। काकी अब डरते हुए आर्या की तरफ देखती है जो कि एक टक शून्य में देखे जा रही थी। आर्या की हालत देखकर काकी की रूह कांप उठी थी। काकी अब हिम्मत कर दोबारा से आर्या के बदन की तरफ देखती है, पर इस बार जो वो देखती है उनकी आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो जाती है, साथ ही उनके मुंह से एक चीज पर निकल जाती है। इसके तुरंत बाद ही वह अपने मुंह को ढक लेती हैं। उनके आंखों से अब बेतहाशा आंसू बह रहे थे और वह बिल्कुल अविश्वास से आर्या की तरफ देख रही थी। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह लड़की ऐसा कुछ भी कर सकती है। पूरा बेड आर्या के खून से रंगा हुआ था, जिसे आर्या ने अब तक इस चादर से छुपा रखा था। ये देखकर काकी को आर्या पर बेहद गुस्सा आ रहा था, पर वह भी जानती थी कि इस समय गुस्सा करने का कोई मतलब ही नहीं था। काकी अब आर्या को तुरंत ही बेड से उठाने की कोशिश करती है, पर जैसे ही काकी आर्या को हाथ लगाती है, आर्या तेजी से चीख पड़ती है। आर्या की हालत को देखते हुए काकी समझ जाते हैं कि आर्या हॉस्पिटल जाने की हालत में नहीं है और वह तुरंत ही भागते हुए हाल में आती हैं और तुरंत ही स्नेहा को कॉल करके बुलाती है और तुरंत ही वह वापस से कमरे में आती हैं और बाथरूम से एक गिला टॉवल लाकर आर्या के पूरे बदन को साफ करके उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती हैं और वहीं पर बैठकर आर्या के छोटे से चेहरे की तरफ देखने लगती है, जो कि अब अपनी आंखें बंद किए हुए नींद की आगोश में चली गई थी। काकी के बुलाने पर स्नेहा आरिश के घर पर ही अपने डॉक्टर के सारे इक्विपमेंट लेकर आ जाती हैं, पर जैसे ही वो आर्या की कंडीशन देखती है उसकी भी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। आर्या इस समय नींद के आगोश में थी, वही काकी उसके सामने बैठे हुई थी। स्नेहा तुरंत ही कमरे के अंदर आती है और तुरंत ही कमरे को अंदर से बंद कर देती है। कमरे के दरवाजे बंद होने की आवाज से काकी उसकी तरफ देखती है। स्नेहा को देखकर काकी चैन की सांस लेती है और वह तुरंत अपनी जगह से उठकर स्नेहा की तरफ आते हुए अपनी अटकती हुई आवाज में बोली, अच्छा हुआ जो बिटिया तुम आ गई। देखो ना मेरे बच्ची को क्या हो गया, इतने दर्द में भी ये इतने आराम से कैसे सो सकती है। काकी की बात सुनकर स्नेहा खुद ही हैरानी से आर्य की तरफ देखती है, फिर वह काफी की तरफ देखकर कई को रिलैक्स करते हुए बोली, आप शांत हो जाए काकी माँ, हम दी को देखते हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा, प्लीज आप इस तरह से पैनिक मत कीजिए, सब ठीक है। स्नेहा कह तो रही थी, पर वह भी जानती थी इस समय आर्या को देखते हुए उसका दिल कितनी तेज से घबरा रहा है, क्योंकि जब जब वह आर्या को इस तरह देखती थी उसे इसी तरह से घबराहट होती थी। और ऐसा नहीं था कि उसने पहले आर्या को इस हालत में देखा नहीं है, पर उसे इस बार ज्यादा घबराहट इसलिए हो रही थी क्योंकि वह सुबह ही काकी को ये कह कर गई थी कि आर्या प्रेग्नेंट है। अगर इसका अंदाजा सही हुआ तो इस समय जिस हालत में आर्या है पूरा कन्फर्म है कि आर्या के बेबी बच्चा नहीं होगा। स्नेहा तुरंत हम आर्या का चेकअप करने लगती हैं। जैसे जैसे चेकअप के रिजल्ट स्नेह के सामने आ रही थी वैसे वैसे उसकी हैरानी बढ़ते ही जा रही थी।
और एक पल ऐसा आता है जब उसके आंखों से आंसू के कुछ बूंदे आर्या के हाथों पर गिर जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्नेहा पूरी तरह से सच्चाई से वाकिफ हो चुकी थी। बेड की तरफ देखती है जहाँ पर काकी ने आर्या को तो साफ कर दिया था, पर चादर पर लगे वो खून आर्या की कंडीशन की गवाही दे रहे थे। स्नेहा अब का मक्की की तरह देखते हुए गहरी सांस लेती है। स्नेहा को आर्या की हालत देखते हुए घुटन होने लगी थी और अब स्नेहा अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, काकी माँ, हम आपको पहले ही बात कर गए थे कि शायद दी प्रेग्नेंट हैं। ऐसी हालत में ये सब इतने रूड तरीके से करना इनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से इन्होंने अपना बच्चा खो दिया। इन्हें बच्चे को कंसीव किए हुए 2 मंथ से ज्यादा हो गए थे और ये तीसरा महीना हर किसी के लिए बहुत रिस्की होता है, जो इनके लिए भी था। और इनके साथ जो भी, स्नेहा कहते कहते रुक जाती है, पर आर्या की तरफ देखते हुए वो फिर से बोली, इन्हें अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना था, पर यह महीना गुजरने से पहले इन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। इनका मिसकराज हो चुका है, जिसके सफाई हम अस्पताल में ही कर सकते हैं। हमें इनके अंदर से बचे हुए अंश को पूरी तरह से बाहर करना होगा, वरना इन्हें इन्फेक्शन हो सकती है। आपको इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा किसी भी हालत में। स्नेहा अपनी बात कहकर बिना रुके ही कमरे से निकाल कर चली जाती है, क्योंकि स्नेहा से अब आर्या की कंडीशन देखी नहीं जा रही थी। स्नेहा तो आज तक समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आर्या के साथ ये सब हो क्यों रहा है। इसका जवाब काकी के पास भी नहीं था। पर कोई इतना निर्दय कैसे हो सकता है, ये जानते हुए भी कि उसकी बीवी की कंडीशन कैसी है? कोई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और तो और यह सब होने के बाद आरिश का कोई अता पता भी नहीं रहता था। स्नेहा जा चुकी थी, वहीं काकी जो कि लड़खड़ाते हुए दीवार के सहारे खड़ी थी, उनके आंखों से बेइंतहा आंसू बह रहे हैं और वह एक तक बेड की तरफ देख रही थी जहां आर्या के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। वह किसी जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़ी हुई थी। काकी तो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि आर्या नींद के आगोश में है या फिर बेहोश है, या फिर यहाँ पर आर्या ने अपने दर्द अपने अंदर दबाने के लिए अपनी आंखों को बंद कर रखा है। पर काकी ज्यादा ना सोचते हुए तुरंत ही आती हैं और आर्या को जगाने की कोशिश करने लगती है, पर आर्या कोई रिस्पांस नहीं देती है, जिसे देख काकी की भी हिम्मत टूटने लगती है। पर काकी खुद को संभाल लेती है। अब काकी खुद ही आर्या को अपनी बाहों में संभालती हैं और उसे एक कंफर्टेबल मैक्सी पहनती है और उसे लेकर कमरे से बाहर चली आती हैं। इस समय हॉल पूरी तरह से खाली था, पूरी तरह से सन्नाटा फैला हुआ था। काकी अपनी लड़खड़ाती कदमों से आर्या को संभाले हुए पैलेस से बाहर निकल जाती है, पर वहीं ऊपर एक लड़की खड़ी थी जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और वह काकी को स्ट्रगल करके आर्या को ले जाते हुए देख रही थी। उसकी मुस्कुराहट ही बता रही थी कि आर्या को इस हालत में देखकर उसे कितना ज्यादा सुकून महसूस हो रहा है। काकी जैसे तैसे करके पैलेस से बाहर आती हैं और ड्राइवर से कहकर आर्या को लेकर अस्पताल के लिए निकल जा। इस तरह की और भी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए PR नोबेल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।